फॉरेक्स मार्केट में जो एसेट्स आप खरीदते हैं वो एक्चुअल में एक वर्चुअल कॉन्ट्रैक्ट होता है। जैसे इंडियन मार्केट में अगर आप कोई शेयर खरीदते हो टाटा मोटर्स या फिर किसी भी कंपनी का, तो एक्चुअल में आप वो शेयर को खरीद रहे हो फिजिकली। पर यहाँ जो भी एसेट आप खरीदते हो या बेचते हो वो एक वर्चुअल कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब हम देखते हैं कि ये इस मार्केट के प्लेयर्स कौन हैं। जैसे आप किसी जंग में जब जाते हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपके साथ साथ में कौन लड़ने वाला है और आपके अगेंस्ट में कौन लड़ने वाला है। आपको यहाँ के प्लेयर्स भी पता होने चाहिए। फॉरेक्स मार्केट में सबसे ऊपर हायरार्की में जो प्लेयर आता है वो सेंट्रल बैंक है। जैसे यूएस की जो सेंट्रल बैंक है वो फेडरल रिजर्व, और यूके की सेंट्रल बैंक बैंक ऑफ इंग्लैंड, बैंक ऑफ जापान जापान की, बैंक ऑफ रिज़र्व बैंक ऑफ न्यूजीलैंड, रिज़र्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया। इस तरीके से जो वहाँ की गवर्नमेंट रिलेटेड बैंक्स बोल सकते हैं, सेंट्रल बैंक्स, जो एक्चुअल में इंटरेस्ट रेट डिसाइड करती है, जो क्वांटिटेटिव ईजिंग क्वालिटेटिव ईजिंग ये सारी चीज़ें डिसाइड करती है। और इस सेंट्रल बैंक्स के नीचे फिर आती है प्राइवेट और कमर्शियल बैंक्स। अब ये सेंट्रल बैंक्स डिसाइड करते हैं इंटरेस्ट रेट, करेंसी का कोट प्राइस, करेंसी का काउंटर प्राइस, कि ये नीचे जो आपको स्प्रेड देंगे जिसको हम लोग इंडियन मार्केट में ब्रोकरेज बोलते हैं, वो डिसाइड सेंट्रल बैंक्स के थ्रू होता है। और वहाँ से फिर वो नीचे नीचे आते आते रिटेल ब्रोकर तक आता है, इंटरेक्टिव ब्रोकर्स तक आता है। और जिस तरह होल सेलर से डिस्ट्रीब्यूटर तक, रिटेलर तक चीज़ आती है, तो उसमें जहाँ जहाँ पर सब लोग अपना अपना कमीशन रखते हैं, उसी तरह सेंट्रल बैंक से आप तक, रिटेल ट्रेडर तक, वो एसेट के आने के बीच में, वो एसेट पहुंचने तक अपना अपना कमीशन लोग रखते हैं। सेंट्रल बैंक्स में अपने जेपी मॉर्गन, एचएसबीसी, बार्कलेस और ऐसी बहुत सारी बैंक्स हैं जो अ, जो इन सेंट्रल बैंक्स के थ्रू स्प्रेड और इंटरेस्ट रेट लेकर उसको आगे बढ़ाती हैं। उसके बाद हेज फंड इंस्टीट्यूशंस है, जैसे ब्लैक रॉक है, क्वांटम ट्रेडिंग है जॉर्ज सोरोस की। ऐसे तरह के कुछ हेज फंड इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो अपने क्लाइंट्स के बिहाफ में, क्लाइंट्स के इन्वेस्टमेंट पे काम करते हैं और उनको एक ईयरली रिटर्न्स प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद आते हैं आपके इंटरैक्टिव ब्रोकर्स, यानी जो कमर्शियल बैंक्स होती हैं, प्राइवेट बैंक्स होती हैं, वो ब्रोकर्स को यही एसेट्स अवेलेबल करवाती है एक प्राइस पे। अब ये ब्रोकर्स जैसे एफ हो गया, वांडा हो गया, आईजी कैपिटल, एक्सएम, वांटेज, ये ब्रोकर्स फिर हमारे लिए, रिटेल ट्रेडर्स के लिए एक प्लेटफॉर्म बनते हैं ताकि हम फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड कर सकें। रिटेल ट्रेडर आप और मैं और ऐसे बहुत सारे लोग। अब यहाँ ब्रोकर्स के बारे में कुछ चीज़ें आपको समझानी ज़रूरी है, क्योंकि मार्केट में आपको बहुत सारे स्कैम ब्रोकर्स मिलेंगे। इतने सारे स्कैम ब्रोकर्स आपको मिलेंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका ट्रेडिंग अकाउंट, आपकी ट्रेड्स एक्चुअली मार्केट में जा रही है या फिर वो ब्रोकर के टर्मिनल में ही गोल गोल घूम रही है, जिसको डब्बा ट्रेडिंग बोलते हैं। मार्केट में दो तरह के ब्रोकर्स हैं, एक होते हैं ए बुक ब्रोकर और दूसरे होते हैं बी बुक ब्रोकर। और इसमें हाइब्रिड मॉडल भी होता है। हाइब्रिड मॉडल के बारे में मैं आपको समझाऊंगा। खैर, ए बुक ब्रोकर वो होता है कि जब कोई रिटेल ट्रेडर कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करता है तो वो ट्रेड एक्चुअल में मार्केट में जाती है, यानी आपकी ट्रेड का एग्जीक्यूशन, जिसको लोग एस टी पी, स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग, या फिर ई सी एन, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन नेटवर्क्स भी बोलते हैं, तो वो ट्रेड एक्चुअल में आपकी फॉरेक्स मार्केट में जा रही है। और इसी तरह एक मार्केट मेकर या बी बुक ब्रोकर होता है, जो आप एज अ रिटेल ट्रेडर जब आप कोई ट्रेड लगाते हो तो वो आपका ट्रेड मार्केट में नहीं जाता है, वो ट्रेड उसी के टर्मिनल में घूमता रहता है। अब मैंने आपको तीसरा एक तरीका बताया था, एक हाइब्रिड ब्रोकर। ये बड़े बड़े ब्रोकर्स जो हैं, एफ हो गए, वांडा, आईजी कैपिटल, एक्सएम, वांटेज, इन सब के पास दोनों मॉडल है। इनके पास ए बुक भी है, बी बुक भी है। अब ये ब्रोकर्स क्या करते हैं, जब ये देखते हैं कि
90% ट्रेडर्स लॉस करते हैं, रिटेल ट्रेडर। तो मैक्सिमम रिटेल ट्रेडर की ट्रेड मार्केट में जाती ही नहीं है। जब इन ट्रेडर्स में से कुछ ट्रेडर्स प्रॉफिट बनाने लगते हैं, जैसे मान लीजिए उसमें से कुछ लोग हैं जो कंसिस्टेंटली हर महीने अच्छा रिटर्न्स जनरेट कर रहे हैं, एक सब्सटैंशियल रिटर्न्स जनरेट कर रहे हैं, तो फिर ये क्या करते हैं, उन उन ट्रेडर्स को वो 5% 10% लोगों की ट्रेड्स ए बुक में लिक्विडिटी प्रोवाइडर के पास जाने लगती है। लिक्विडिटी प्रोवाइडर के पास ट्रेड जाने से क्या होता है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक XYZ ब्रोकर है जिसके पास दोनों मॉडल है, हाइब्रिड, ए बुक और बी बुक। तो वो देख रहा है कि एक पर्टिकुलर बंदा वो कंसिस्टेंटली 3 महीना 6 महीना 1 साल मार्केट से प्रॉफिट बना रहा है, तो वो क्या करेगा, पहले 3 महीने अगर उसका अकाउंट सर्वाइव कर गया उस रिटेल ट्रेडर का, तो फिर वो उस रिटेल ट्रेडर की ट्रेड्स को मार्केट में छोड़ने लगेगा, उसको ए बुक टर्मिनल पे डाल देगा वो। क्योंकि बी बुक टर्मिनल पे ये होता है कि अगर आपने प्रॉफिट किया या लॉस किया तो वो सारा पैसा ब्रोकर को जाएगा, आपका लॉस ब्रोकर को जाएगा। हाँ, आपने सही सुना, आपका लॉस ब्रोकर को जाएगा। और अगर वो ए बुक टर्मिनल पे आपको डालता है तो उसके ऊपर एक लिक्विडिटी प्रोवाइडर होता है जो उसको टारगेट देता है कि आपको ए बुक में इतने स्टैंडर्ड लॉट्स कंप्लीट होने चाहिए आपके क्लाइंट से, आपके इन्वेस्टर से, तो उन स्टैंडर्ड लॉट के बदले में आपको पैसा मिलेगा। मगर ए बुक में अगर आप प्रॉफिट करते हो तो वो उसका जो रिटर्न्स होता है वो लिक्विडिटी प्रोवाइडर को देना पड़ता है आपको, यानी लिक्विडिटी प्रोवाइडर आपको आपका प्रॉफिट का पैसा देगा, और लॉस होगा तो आपका पैसा लिक्विडिटी प्रोवाइडर के थ्रू मार्केट में लॉस होगा। बी बुक ब्रोकरेज में अगर आपने प्रॉफिट किया तो उस ब्रोकर की जिम्मेदारी है कि वो आपको आपका प्रॉफिट का पैसा दे, और अगर आपका लॉस हुआ तो वो सारा पैसा उस ब्रोकर की जेब में चला जाएगा। अब थोड़ा थोड़ा आप इसको रिलेट करना शुरू करो उन कंटेंट क्रिएटर्स से, उन इन्फ्लुएंसर्स से, उन सो कॉल्ड ट्रेडर्स और एक्चुअल कमीशन एजेंट से, तो आपको थोड़ा थोड़ा लिंक मिलने लगेगी। खैर, जब मैं वो वीडियो बनाऊंगा तो आपको पूरी तरह से वो कहानी भी समझ में आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक अच्छी बात यह है कि आपको बी बुक ट्रेडर से डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर उनके टर्मिनल में कोई मैनिपुलेशन ना हो और उनके डिपॉजिट विड्रॉल स्मूथ हो तो क्या ही फ़र्क पड़ता है कि वो आपको अपनी जेब से पैसा दे या फिर आपको लिक्विडिटी प्रोवाइडर पैसा दे। हाँ, मगर मैं ये कहूँगा कि ठीक है, ब्रोकर छोटी चीज़ है, आपका रिस्क मैनेजमेंट डिसिप्लिन सबसे बड़ी चीज़ है, मगर आपको एक बार विकी एफएक्स में जाके उस ब्रोकर की रेटिंग्स, उसके रेगुलेशंस और उसके रिव्यूज़ एक बार चेक कर लेने चाहिए। अगर वहाँ पर उनकी रेटिंग 6 से ज़्यादा होती है, रेगुलेटेड हो वो फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी FCA या फिर FSA से, फाइनेंशियल सिक्योरिटी से, अगर वो फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी या FSA से रजिस्टर्ड नहीं है, उनकी रेटिंग वहाँ पर 6 या 7 से कम है और बहुत सारे नेगेटिव रिव्यूज़ वहाँ पर पड़े हुए हैं, तो समझ लीजिए कि ये रॉन्ग नंबर है, इस ब्रोकर के साथ आपको काम नहीं करना है।